नमस्कार, मैं नफीसा खान और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। 2024 लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद भी सवाल वही का वही बरकरार है कि आखिर कौन बनाएगा सरकार। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुमत पाने के बाद भी एनडीए का पेच फंसा हुआ है। नीतीश बाबू पलटी मार सकते हैं, ऐसी खबरें भी सामने आ रही है। और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जब एक साथ फ्लाइट में आते हैं, दिल्ली की ओर रवाना होते हैं, तो तब ये सवाल और लाजमी हो जाता है कि क्या वाकई चाचा पलटी मारने वाले हैं। दरअसल दिल्ली के अंदर बैठकों का दौर जारी है, अपनी अपनी बैठकें चल रही है। इंडिया अलायंस भी बैठक कर रहा है, तो वही एनडीए भी बैठक कर रहा है। हालांकि बहुमत एनडीए के पास है, लेकिन फिर भी सरकार बनाने से दूर क्यों है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि जल्द ही 8 तारीख को हो सकता है कि शपथ समारोह देखने को मिल जाए। पीएम मोदी एक बार फिर से शपथ लेते दिख जाए। हालांकि इस्तीफा दे दिया है पीएम मोदी ने पीएम पद से। पीएम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार अभी भी न्यूज में यही चल रहा है कि फिर से मोदी सरकार। बातचीत करते और समझते हैं कि आखिर इंडिया ने बहुमत नहीं पाया, फिर भी इंडिया अलायंस की इतनी चर्चाएं क्यों है और सरकार बनाने को लेकर इतनी अटकलें क्यों लगी हुई है। चर्चा करने के लिए मेरे साथ सागर शाह जी हैं, जो कि गुजरात से है, एक्टिविस्ट हैं और खासकर राजनीति में बड़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। तो उनसे समझते हैं कि आखिर एनडीए को मात ना देकर भी क्यों इंडिया इतनी चर्चाओं में बना हुआ है। सागर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चर्चा करेंगे नतीजे आने के बाद भी। सर, नतीजे आने के बाद भी पेच कहां फंस गया जो एनडीए जो एक तरफा सरकार बनाने के लायक है, उसको बहुमत मिल गया, लेकिन फिर भी सरकार नहीं बना पा रही। बैठकें चल रही है दिल्ली के अंदर, क्या कुछ कहेंगे। देखो, अगर ये मोदी जी के लिए बहुमत है तो ये बहुत शर्म की बात है सबसे पहले तो, क्योंकि नारे लगाए गए थे 400 के, नारे लगाए गए थे 370 के। जब 272 भी नहीं आया, जब 272 भी नहीं आया, फिर भी मुझे प्रधानमंत्री बनना है, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। अरे भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है? इंडिया गठबंधन ने भी तो अच्छी खासी सीट पाई है, दूसरों को भी तो इनवाइट करो, दूसरों को भी बुलवाओ। लेकिन नहीं, प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा। पहले कहते थे कि मैं 400 लेकर आऊंगा ताकि मैं संविधान बदल दूं, मैं 400 लेकर आऊंगा ताकि मैं आरक्षण बंद कर दूं, खत्म कर दूं। लेकिन आया तो कुछ भी नहीं। मोदी ने दी थी गारंटी, लेकिन मोदी की गारंटी तो बिल्कुल खोखली निकली। आज जब खुद की गारंटी देने के लिए काबिल नहीं है, दूसरों पर निर्भर है, नीतीश बाबू पर निर्भर है, नायडू जी पर निर्भर है, उसके बाद नवीन जी पर निर्भर है, तो आज मुझे ये पूछना है कि मोदी जी ने जो बोला था कि मोदी मतलब गारंटी, तो ये मोदी जी आज खुद प्रधानमंत्री बनने के लिए किसके पास गारंटीज मांग रहे हैं? उन लोगों के पास जिनको बार बार पलटने की आदत है, उनके पास जिनके पास खुद के अपने पर्सनल रिलेशन भी अच्छे नहीं है, उनके पास जिनका इन्होंने बार बार अपमान किया है। अब ऐसे लोगों के पास जब प्रधानमंत्री को जाना पड़ रहा है, आपने देखा होगा एक वीडियो में वो टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू हैं, उनको ऐसे पकड़ पकड़ कर खींच रहे हैं, ऐसे पकड़ पकड़ खींच रहे हैं जैसे वो उनके समधी है, जैसे उनके वो घर के रिलेशन में है। तो बहुत शर्मनाक हो रहा है। आज पूरा देश प्रधानमंत्री को इतना गिरते हुए देख रहा है, प्रधानमंत्री बनने की लालच से भी और पॉलिटिकली भी, दोनों तरफ से देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा को तार तार किया है। 2014 की बात और थी, 2019 की बात और थी, लेकिन 2024 में तो बोला था 400 पार, जब आया सिर्फ इतना। फिर भी प्रधानमंत्री बनने की लालच इतनी है कि वो आज जाकर किसी के भी पास भीख मांग रहे हैं, और इनको तो आदत है भिक्षा मांगने की। वो खुद कहते हैं कि मैंने 35 साल मेरे जीवन में भिक्षा मांगी है। तो मोदी जी को कोई शर्म नहीं है, कोई लाज नहीं, कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कोई आबरू नहीं। उन्हें बस प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता है कि अब ये मोदी सरकार नहीं रहेगी, अब ये ऑक्टोपसी सरकार रहेगी। ऑक्टोपस पता है ना आपको, जिसके मल्टीपल पैर होते हैं, 10 पैर होते हैं। तो ये 10 पैरों वाली सरकार बनने जा रही है। कल एक पैर उधर से खींचेगा, कल एक पैर इधर से खींचेगा, 10 दिशाओं में पैर खींचे जाएंगे।
देखो मोदी जी की आज इतनी इज्जत गई है पूरे देश में, लेकिन भगवान श्री राम ने स्क्रिप्ट लिखी है, क्योंकि इस 10 साल में देश के प्रधानमंत्री ने विपक्ष को इतना जलील किया, उनके अकाउंट्स सीज कर दिए, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, राहुल गांधी की संसद ही छीन ली, 150 सांसदों को संसद से बाहर निकाल दिया, मणिपुर नहीं गए, मणिपुर को जलने दिया। तो ये सारी त्रासदी जो 10 साल में विपक्ष के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ला दी है, तो उसकी वजह से आज एक ऐसा मोड़ आ गया है कि प्रधानमंत्री को खुद को दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है और कोई गारंटी नहीं चल रही है। तो ये सरकार बनाने भले ही जा रहे हैं, लेकिन ये सरकार उसी तरह से गिर जाएगी जिस तरह से कभी भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बार बार गिरी थी, कभी 13 दिन में, कभी 13 महीने में, फिर कभी 5 साल में। लेकिन तब तो भगवान श्री राम ने ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है कि इतनी इज्जत तो गई मोदी जी की इस चुनाव में, और जाने वाली है। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री को विनाशकाले विपरीत बुद्धि सूझी है कि इतना कम वोट शेयर मिलने के बाद भी, इतनी कम सीट्स मिलने के बाद भी वो खुद दूसरों के सहारे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है, और मुझे तो प्रधानमंत्री लालची लग रहे हैं। ये कोई हिंदुत्व के लिए नहीं लड़ रहे, ये अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। जैसे नीतीश बाबू को कुर्सी पसंद है बिहार में, वैसे ही देश के प्रधानमंत्री को भी देश की कुर्सी बहुत पसंद है। वो दिखता है, जग जाहिर दिखता है। और बीजेपी ने साफ भी कर दिया कि जो पीएम पद पर रहेंगे वो नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। देखिए, मैंने ऐसा सुना है कि चंद्रबाबू नायडू ने तो ऐसा बोल दिया कि अगर आपको मेरा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया में ये बातें वायरल हुई है, तो फिर मैं नहीं चाहता कि देश के गृह मंत्री अमित शाह रहे। मतलब अभी से खींचातानी शुरू हो गई, एक तरफ से एक पैर, ऑक्टोपस का एक पैर खींचने की शुरुआत हो गई कि इतना बड़ा जो डिपार्टमेंट है, इतना बड़ा जो मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, जो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के चाणक्य के हाथ में है, जबकि चाणक्य भी इस बार तो फेल हो चुके हैं, फिर भी चंद्रबाबू नायडू ने अभी से डिमांड शुरू कर दी है कि मुझे अमित शाह को निकालना है, और मुझे शायद गृह मंत्रालय उन्हें चाहिए होगा, इसीलिए तो अमित शाह को वो चाहते नहीं है ना। तो देखिए, अगर ये सरकार शुरू से ही ऐसी हो रही है तो आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए नाटक, सर्कस मोदी जी के 10 साल में हमने देखे सर्कस, अभी तो और बड़े बड़े सर्कस देखने को मिलेंगे। आपने कहा कि ऑक्टोपस वाली सरकार बनती जा रही है, लेकिन मुझे नरेंद्र मोदी का वो बयान याद आ रहा है सर, जब वो कह रहे थे कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देंगे क्या इंडिया अलायंस वाले। तो क्या स्थिति बदल गई है कुछ? देखिए, इंडिया अलायंस का, अगर हम इंडिया अलायंस की अगर हम बात करें तो इंडिया अलायंस तो पहले से ही एक नहीं है, लेकिन जो एकजुटता दिखाई, अभी टूटा इंडिया अलायंस, अभी टूट जाएगा। नीतीश बाबू इस मीटिंग में नहीं आए, ममता जी इस मीटिंग में नहीं आई, ममता जी ने कुछ बोल दिया, अखिलेश यादव ने कुछ बोल दिया, अरे कितनी बार तोड़ा, लेकिन इंडिया गठबंधन तो आज साथ में खड़ा है 6-8 महीने होने के बाद भी। और इसी इंडिया गठबंधन ने आज नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया, लाचार कर दिया कि उन्हें आज खुद की गारंटी के लिए दूसरों से गारंटी मांगनी पड़ रही है। आत्मनिर्भर भारत बनाने वाले नरेंद्र मोदी को आज दूसरे 3 मुख्यमंत्री के ऊपर आत्मनिर्भर होना पड़ रहा है, पराधीन होना पड़ रहा है। आप मुझे बताइए कि मोदी जी की नहीं गारंटी चली, ना ही आत्मनिर्भर का दाव चला, तो ये दूसरों के बारे में क्यों बात करते होंगे? अरे इंडिया गठबंधन ने तो जिस तरह से चुनाव लड़ा है, वो आगे भी सोच समझकर शेयरिंग करके सब कुछ करेगा। देखिए, राहुल गांधी ने एक बात बोली थी कि मेरा इरादा प्रधानमंत्री बनने का नहीं है, किसी ने नहीं समझा। मैं वो राहुल गांधी नहीं, मैं अब एक अलग राहुल गांधी हूं। मतलब मेरा इरादा चुनाव लड़ना, प्रधानमंत्री बनना नहीं है, मेरा इरादा नरेंद्र मोदी को हटाना है। और आज देखो, भारत जोड़ो यात्रा के बाद कुछ ही समय में राहुल गांधी ने अपनी सारी सीट्स छोड़कर,
समझौता करके, शेयरिंग करके, दूसरे लोगों के साथ जुड़कर, उन्हें समझाकर, बुझाकर, प्यार से अपना सब त्याग कर एक ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तरह खड़े हैं आज देश में उदाहरण बनके। वो प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहते हैं। अगर ये देश चाहेगा, अगर इंडिया गठबंधन चाहेगा तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो सबसे पहले तो राहुल गांधी ने खुद बोल दिया है कि मैं तो प्रधानमंत्री बनना चाहता ही नहीं, मुझे ना पद चाहिए ना कोई प्रतिष्ठा चाहिए। मेरा एक ही निर्णय है कि मुझे इस तानाशाह को निकालना है ताकि मैं इस देश का लोकतंत्र मजबूत कर सकूं। तो आप 5 प्रधानमंत्री की बात करती है, उसमें राहुल गांधी तो है नहीं। अब जिनको बनना है वो खुद बोलेंगे, नरेंद्र मोदी को बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन आज तो नरेंद्र मोदी 3 मुख्यमंत्रियों के साथ भीख मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं कि मुझे आप प्रधानमंत्री फिर से बना दीजिए तीसरी बार, ताकि मैं वो जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ सकूं। ये मंशा है। हिंदुत्व तो बहाना है, हिंदुत्व तो ढोंग है, दिखावा है। देश के चंद अंध भक्तों को उन्हें ऐसा कट्टरवादी हिंदू बनाया कि उन लोगों की वजह से आज इस देश के 10 साल नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिए और देश को 25 साल पीछे ले गए। और फिर भी अपनी बर्बादी पर शर्म नहीं आती है। हमारे जयराम रमेश ने बोला कि नरेंद्र मोदी जी को रिजाइन कर देना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी खुद का राज्याभिषेक करवाने पर, तीसरी बार राज्याभिषेक करवाने पर तुले हुए हैं। मैं क्यों राज्याभिषेक बोल रहा हूं? क्योंकि इनके लोग तो इन्हें राजा समझते हैं। आज भी ये लोग राजाशाही में जीते हैं, है ना। लोकशाही, लोकतंत्र 1947 में इस देश में आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट के मंत्री, सारे सांसद, सारे एमएलए, सभी लोग यही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तो कृष्ण का अवतार है, नरेंद्र मोदी तो विष्णु का अवतार है, नरेंद्र मोदी तो स्वामी विवेकानंद का स्वरूप है, वो तो कल्कि का अवतार है, वो तो देवताओं के देवता है और वो राजा भी है। तो राजा का राज्याभिषेक वो करेंगे तो सही, लेकिन पता नहीं क्या होगा, क्योंकि एक कहानी भी बहुत फेमस है? अंधेर नगरी चौपट राजा। शायद इनका ये चौपट राजा है। सागर जी, दिल्ली के अंदर बैठक चल रही है, इंडिया अलायंस की बैठक होनी है, लेकिन अभी एनडीए की बैठक जारी है, वो भी पीएम आवाज पर। क्या लगता है कि वहां से तस्वीर जो आएगी वो क्या होगी? क्या डिमांड वाला दौर अब शुरू हो चुका है और नीतीश कुमार या फिर नायडू खेल बिगाड़ने वाले हैं? देखिए, अब जो तस्वीर आएगी ना, वो तस्वीर ऐसी होगी जो हर रोज अपना रंग रूप बदलेगी। ये तस्वीर ऐसी नहीं होगी कि किसी कलाकार ने बना दी और आपने दीवार पे चिपका दी, वो और हमेशा के लिए वो वैसी ही रहेगी। अब नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर बनने वाली है, मैंने आपको जैसे बताया, उस तस्वीर के रंग, रूप, आकार, सब कुछ हर रोज बदला जाएगा और नरेंद्र मोदी जी को और शर्मसार होना पड़ेगा, क्योंकि खुद का घड़ा, पाप का घड़ा जो भर चुका है, वो 2024 के सबसे बड़े इलेक्शन में, हिस्टोरिकल इलेक्शन में, इंटरनेशनल लेवल पर पूरे देश, पूरे विश्व की जिस पर नजर थी, उस इलेक्शन में आज नरेंद्र मोदी की इज्जत को इंडिया गठबंधन ने, देश की आवाम ने शर्मसार किया है। उन्हें उनकी औकात, उनकी हैसियत दिखा दी है। लेकिन देखिए मुझे एनडीए के भरोसे, जी सर, देखिए इनकी तो मंशा क्या थी पता है ना, विश्व गुरु बनने की। आप मुझे बताइए, मैं 2-4 उदाहरण देता हूं। रावण थे, रावण, उनका वध किया था भगवान श्री राम ने, ठीक है। कंस, वो मरे थे देवकी के 8वें संतान से। दुर्योधन 100 कौरव थे, फिर भी हार गया था 5 पांडवों से। अलेक्जेंडर द सिकंदर बनने निकला था विश्व विजेता, वो भी नहीं बन पाया। सम्राट अशोक पूरी दुनिया जीतने निकले थे, हार गए, पछतावा हुआ, संन्यास ले लिया और एक भी विश्व विजेता नहीं बन पाया। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, देवताओं के देवता, किस खेत की मूली है जो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि मैं विश्व गुरु हूं, मैं इंडिया को अमेरिका बना दूंगा, मैं विश्व भर में पूरी राजनीति बदल दूंगा। लेकिन आज 3 छोटे छोटे राज्य के चीफ मिनिस्टर के सहारे
उनको पकड़ पकड़ कर मना रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, और ऐसे ही 2 चीफ मिनिस्टर को उन्होंने जेल में डाला है। तो ना ये किसी चीफ मिनिस्टर को मान देते हैं, सम्मान देते हैं, वो तो अभी जरूरत पड़ गई है, गरज पड़ गई है, खुदगर्जी है, इसीलिए हाथ जोड़ रहे हैं। जैसे ही सरकार बन गई, कुछ मैनेजमेंट हो गया, तो ये तो लात भी मार सकते हैं, ये तो इनकी फितरत है, और ये देवता भी है। मैं वही समझना चाह रही सागर जी, जहां 400 का नारा दिया जा रहा था, वहां अब बहुमत अकेले अपने दम पर बीजेपी हासिल करने में नाकामयाब दिखी। तो ऐसे में जब सरकार बनाना चाहती है बीजेपी, तो क्या लगता है कि क्या क्या समझौते करने पड़ेंगे? क्योंकि जाहिर बात है, अब कहीं ना कहीं मांगे तो होंगी मंत्रालय की भी, खींचातानी तो देखने को मिलेगी। अब देखो, समझौते की शुरुआत तो मैंने आपको बता दी कि नायडू जी ने तो ये डिपार्टमेंट मांग लिया है। अब क्या होगा पता है? अब ईडी इनके हाथ में नहीं रहेगी, सीबीआई इनके हाथ में नहीं रहेगी, इनकम टैक्स इनके हाथ में नहीं रहेगा, चुनाव आयुक्त भी इनके हाथ में नहीं रहेगा। इतनी सारी एजेंसियां जो है, वो जो अब अकेले कैप्चर करके उसको हैंडल करते थे, उसमें अब सभी लोग, जब ऑक्टोपसी सरकार बनेगी तो सभी लोग अपनी नजरें गड़ाएंगे, सभी लोग अपना फायदा देखेंगे, सभी लोग कहेंगे कि हमें भी ये करना है। तो ये इतने प्रॉब्लम्स वाली, इतनी समस्याएं वाली ऐसी तस्वीर बनने वाली है, ऐसी सरकार बनने वाली है कि आप सोच नहीं सकते कि ये दोनों, ये जो गुजराती लॉबी, ये दो जो गुजराती लॉबी वाले जो गुजरात से दिल्ली में आए हैं देश को बदलने, गुजरात मॉडल के आधार पर, गुजरात मॉडल की तर्ज पर, उनका सपना साकार नहीं हुआ, और आज ऐसे फंसे हैं कि उनके पास अब रास्ता नहीं है कि दिल्ली में रहे कि गुजरात वापस जाए, या फिर गुफा में चले जाए, या फिर हिमालय पे चले जाए, या फिर वहां कन्याकुमारी में चले जाए। ऐसे हो चुके हैं, लाचार, मजबूर। ये हमारे देश के सो कॉल्ड अंधभक्तों के विश्व गुरु है। लेकिन आपने देखा होगा, जीत के बाद जब जश्न मनाते पीएम मोदी कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने कहा कि सब साथ आए, इंडिया अलायंस में बड़े बड़े चेहरे साथ आए, लेकिन उतनी सीटें भी हासिल नहीं कर पाए मिलकर जितनी अकेले बीजेपी लेकर आई है। देखिए, आप राम को लाए थे, आपने पूरे भारत में बोला कि हम राम को लाए हैं, लेकिन उसी राम के अयोध्या के फैजाबाद में तो समाजवादी पार्टी जीत गई है। आपने बोला था कि कांग्रेस आएगी तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाएगी, लेकिन आप देखिए, आप अयोध्या से अपनी ही सीट नहीं बचा पाए। फिर आप हारे कहां से? नासिक से, चित्रकूट से, है रामटेक से, रामेश्वर से। आपके राम जी ने तो आपको बहुत बदनाम कर दिया। आप राम को लाए थे कि राम आपको लाए हैं? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है अब ये मोदी जी क्या बोल रहे हैं। तो ये इनकी हालत हो चुकी है। उसके बाद बहुत सारे अपक्ष के लोग भी जीते हैं। हाँ, भक्ति में भी गए, बावजूद इसके क्या राम, पीएम मोदी भक्ति में भी गए थे, भक्ति में लीन भी दिखे, लेकिन क्या इसके बावजूद भी आशीर्वाद नहीं मिल पाया राम जी का? नहीं मिला ना, क्योंकि देखो, राम जी का अपमान किया था, उनका जो उद्घाटन किया था, उस उद्घाटन में 40% मंदिर बना था, 40% मंदिर का काम बाकी था, 60% मंदिर बना था। देश के शंकराचार्यों ने बोला कि ये नहीं हो सकता, तो उनका भी अपमान कर दिया। उसके बाद उनके उद्घाटन में देश के पहले नागरिक श्रीमती मुर्मू जी, राष्ट्रपति जी, दलित महिला, आदिवासी महिला को भी नहीं बुलाया, तो उनका भी अपमान किया। जबकि राम जी ने तो शबरी जी के जूठे बेर खाए थे। तो राम जी का जो स्वभाव है, राम जी की जो फितरत है, राम जी जो संदेश देते हैं, राम जी का जो चरित्र है, उससे बिल्कुल विपरीत चरित्र मोदी जी ने देश के सामने चरितार्थ किया, प्रचारित किया। तो देश के लोग समझ गए कि ये एक डोंगी है, ये हिंदुत्व के नाम पर डोंग कर रहे हैं, राम का अपमान कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति का अपमान कर रहे हैं, सनातन का खुद अपमान कर रहे हैं और देश को तोड़ रहे हैं। तो आज देश ने जनादेश दे दिया और आज ऐसी हालत कर दी है कि राम भी राम के पुजारियों से, सो कॉल्ड फेक पुजारियों से नाराज हो चुके हैं। लेकिन सागर जी, ये समझने की कोशिश हम आपसे करेंगे, क्योंकि लगातार सवाल ये उठ रहा है, एनडीए ने तो बहुमत पा ली, समझौते कर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है। 8 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह भी होगा,
लेकिन इंडिया अलायंस किस बात की खुशियां मना रहा है, किस बात का जश्न इंडिया अलायंस के भीतर देखने को मिल रहा है? अरे यार, आपको खुशी नहीं हो रही है मैडम? एक अहंकारी का, एक अभिमानी का, जो कहता था संसद में एक अकेला भारी अगले 50 साल राज करूंगा, तो ऐसे अहंकारी को, जिसने गुजरात की एक मुस्लिम महिला बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा करवाकर उनका सम्मान किया, महिला एथलीट्स का अपमान करने वाले, शोषण करने वाले ब्रिजभूषण के छोटे भाई को टिकट दी, जिसने और 2 लोगों को अपनी कार से कुचल डाला। अब देखिए वो अजय मिश्रा टेनी, जिसको हटाने के लिए विपक्ष ने कितनी डिमांड की थी, वो भी हार गया ना। उसके ट्रैक्टर से, उसकी कार से भी किसानों को रौंद दिया गया था। तो देखो कौन कौन हारा है ना। स्मृति ईरानी भी हार गई, जो कहती थी राहुल गांधी को मैंने हराया है। अरे भाई, राहुल गांधी के पर्सनल असिस्टेंट ने तुम्हें हरा दिया। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि राहुल गांधी तुम्हारे साथ बात भी करे, तुम्हारे सामने खड़े भी रहे, क्योंकि राहुल गांधी का पर्सनल असिस्टेंट तुम्हें हरा रहा है। और आप देखिए कि कितनी शर्मिंदगी, राहुल गांधी वायनाड जीत गए 3.5 लाख से ऊपर, रायबरेली जीत गए 3.5 लाख से ऊपर, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का मार्जिन कितना है आपको पता है? सिर्फ 1,52,000 के आसपास, और 1,62,000 तो हमारे किशोरी लाल का है, राहुल गांधी के पर्सनल असिस्टेंट का, नरेंद्र मोदी की, अंधभक्तों के विश्व गुरु की, चौकीदार की, प्रधान सेवक की आज इतनी हैसियत गिर चुकी है, इतनी इज्जत जा चुकी है कि राहुल गांधी के पर्सनल असिस्टेंट ने स्मृति ईरानी को तो हराया ही हराया, लेकिन साथ में प्रधानमंत्री का जो जीत का मार्जिन है 1,52,000, उससे ज्यादा राहुल गांधी के पर्सनल असिस्टेंट किशोरी लाल शर्मा ने 1,62,000 या 63,000 वोटों से अपनी जीत दर्ज करवाई। कहते थे ना कि मोदी के आगे कौन, मोदी नहीं तो कौन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं ये लास्ट बारी मेरी बात खास सुन लीजिए। हाँ, मोदी का तोड़ कौन? मोदी का तोड़, हाँ, मोदी का तोड़ कौन? मोदी के मतलब मोदी का ऑल्टरनेट कौन है? अगर मोदी नहीं तो कौन प्रधानमंत्री बन सकता है? देखिए, एक सामान्य कार्यकर्ता, एक पर्सनल असिस्टेंट, एक आम आदमी ने आपसे ज्यादा वोट लेकर ये दिखा दिया कि ममता जी तो आपको हरा सकती है बंगाल में, अरविंद केजरीवाल जी आपको हरा सकते हैं दिल्ली में, प्रियंका गांधी जी हरा सकती है आपको कर्नाटक में, राहुल गांधी जी हरा सकते हैं आपको तेलंगाना में, अखिलेश यादव ने भी हराया आपको उत्तर प्रदेश में, लेकिन किशोरी लाल शर्मा जैसे एक सामान्य आम जन नागरिक ने भी आपको हरा दिया है। तो मोदी नहीं तो कौन? उसका जवाब इंडिया गठबंधन ने दे दिया, एक आम आदमी ने दे दिया। इसका सेलिब्रेशन हम मना रहे हैं। एक आदमी का अहंकार, अभिमान जो संसद में बार बार बोलता था, उसको चूर चूर कर दिया। इसीलिए इंडिया गठबंधन सेलिब्रेशन कर रहा है। चलिए, सेलिब्रेशन तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकार भी बनाएंगे? अटकलें ये चल रही है, लगातार चर्चाएं बनी हुई है कि क्या अब इंडिया अलायंस सरकार भी बनाएगा? तोड़ जोड़ कर जैसे खबरें चल रही है, नीतीश कुमार जल्द ही पलटी मार सकते हैं। देखो, यूपीए 1 और यूपीए 2 हमने सक्सेसफुली चलाई है, और इसी देश के ऐसे ही बड़े बड़े नेताओं को साथ लेकर चलाई है। हम तो चला चुके हैं, पहले 55 साल राज किया, यूपीए 1 और यूपीए 2 के पहले भी हमने सालों तक राज किया, और यूपीए 1 और यूपीए 2 के साथ भी टोटल कांग्रेस ने 55 साल इस देश में राज किया। 138 साल पुरानी पार्टी है, और हमारी पार्टी कभी भी 2 सीटों तक आज तक नहीं पहुंची। जो कहते थे कि नेस्त नाबूद कर दूंगा 10 साल में, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में अंदर कर दूंगा, कांग्रेस के हर एक व्यक्ति को नेस्त नाबूद कर दूंगा, लेकिन 138 साल पुरानी पार्टी ने इस देश पे 55 साल राज किया, और जो नेस्त नाबूद करने निकले थे उनको आज जड़ से हरा दिया है। इन्हें बहुत चाह है, बनने दीजिए प्रधानमंत्री, देखते हैं आगे क्या होता है। फिर इंडिया गठबंधन तो है ही, क्योंकि इंडिया ने जिताया है। सागर जी, बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और चर्चा देखिए बेहद दिलचस्प हो रही थी, क्योंकि सरकार किसकी बनेगी ये सवाल अभी भी अटका हुआ है। नई नतीजे आ गए हैं, लेकिन सरकार देखते किसकी बनती है। दिल्ली के अंदर बैठक चल रही है, और एनडीए किस रणनीति के साथ आगे बढ़ता है, क्या क्या समझौते होते हैं, ये देखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि गोटी या फिर पेच जो है
अब वो विपक्षी जो सहयोगी है एनडीए में, उनके हाथों में बीजेपी बहुमत नहीं पा सकी। इसी के चलते बीजेपी कहीं ना कहीं अब इंतजार में है कि कौन उसको साथ देकर सत्ता में लाता है। देखते हैं कि सरकार किसकी बनती है। फिलहाल